संख्या के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण। तो संख्या के आधार पर सांख्यिकीय समूह की अवधारणा, तो जो ये संख्या के आधार पर वर्गीकरण दिया है वो वर्गीकरण है सांख्यिकीय समूह की अवधारणा। क्या है? सांख्यिकीय समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्यूड-स्ट्रीट के द्वारा दी गई है। तो जो पहला वर्गीकरण है सदस्यों की संख्या के आधार पर, तो जो सांख्यिकीय समूह की अवधारणा दी है वो रॉबर्ट ब्यूड-स्ट्रीट के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक समूह की संख्या जिसमें कम होती है, यानी जो छोटे समूह होते हैं, वो मौलिक सामाजिक इकाई होते हैं। वो कौन होते हैं? मौलिक सामाजिक इकाई होते हैं। तो मौलिक सामाजिक इकाई कौन कौन होते हैं? जिसमें परिवार आता है, मित्र आते हैं, पड़ोस आते हैं। इनमें सदस्यों की सक्रियता दिखाई पड़ती है। सक्रियता यानी इनमें आपसी सक्रियता बहुत होती है, गतिशीलता बहुत होती है, और इनमें हम की भावना प्रमुखता, ये भावना प्रधान होते हैं, इनमें हम की भावना पाई जाती है तथा इनके सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के कारण एक सूत्र में बंधे होते हैं, क्योंकि इनमें हम की भावना होती है और इन्हीं सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के कारण ये एक दूसरे से इनमें भावनात्मक लगाव होता है। फिर उसके बाद ब्यूड-स्ट्रीट कहते हैं कि अधिक संख्या के आधार पर मैकइवर एवं पेज कहते हैं अधिक संख्या के आधार पर, मैकइवर एवं पेज ने अधिक संख्या के आधार पर बताया है कि राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। तो जो अधिक संख्या होती है सामाजिक समूहों की, उसमें कौन आते हैं? राष्ट्र एवं प्रांत आते हैं। तो राष्ट्र एवं प्रांत में तो बहुत सारे गांव, शहर, कस्बे आदि आ जाते हैं। तो इनमें बहुत सारी संख्या होती है लोगों की, तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये बड़े समूह होते हैं, और इन बड़े समूहों में जो राष्ट्र के सदस्य होते हैं उनमें भी क्या होती है? हम की भावना पाई जाती है, क्योंकि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, अपने देश के प्रति प्रेम होता है। इसी तरह से साधारण लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और एक दूसरे से भावनात्मक लगाव रखते हैं। फिर आगे जानते हैं स्थायित्व के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण। स्थायित्व के आधार पर जानते हैं, इसमें कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक प्रकृति के जो सब जगह विद्यमान होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थाएं, जिनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, वे समूह स्थिर समूह होते हैं। तो स्थिर समूह कौन से होते हैं? जो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जो हमेशा जिनकी आवश्यकता बनी रहती है, ऐसे समूह स्थिर समूह होते हैं। जैसे परिवार है, यह समाज प्रत्येक समाजों में पाया जाता है, प्रत्येक समाज में नातेदारी पाई जाती है, और शिक्षण संस्थाएं भी प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। उसके बाद है अस्थिर प्रकृति के सामाजिक समूह। तो अस्थिर प्रकृति के जो सामाजिक समूह होते हैं, जैसे भीड़ है, अकारण ही एक जगह एकत्रित लोगों के समूह होता है, उसे भीड़ कहा जाता है। श्रोता समूह होते हैं, तो इनकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी उनकी इच्छा अनुसार वो उस सदस्य में है, और बहुत कम समय के लिए इनकी सदस्यता होती है। उद्देश्य की पूर्ति होते ही वो उस सदस्यता को छोड़कर, यानी उनके उद्देश्य की पूर्ति होते ही वो भीड़ से अलग हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके के अस्थिर प्रकृति के सामाजिक समूह होते हैं। फिर उसके बाद है हम के आधार पर सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। तो जो हम की भावना जिसमें पाई जाती है, तो वो कौन से समूह होते हैं? अंतः समूह होते हैं। अंतः समूह में हम की भावना पाई जाती है। तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह का जो वर्गीकरण किया है वो किसके द्वारा किया गया है? समनर के द्वारा किया गया। ये समनर गलत लिखा है, समनर के द्वारा, ये समनर के द्वारा किया गया है। इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो अंतः समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? समनर के द्वारा किया गया है, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की विपरीत विशेषताओं की बात की है। इसमें बताया है कि जो अंतः समूह एवं बाह्य समूह होते हैं उनमें केवल दो बातों में विपरीतता पाई जाती है। एक हम और वे की भावना इस पर आधारित होते हैं। दोनों समूहों का सापेक्ष दृष्टि से महत्व होता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतः समूह है और दूसरे राष्ट्र बाह्य समूह है। किंतु जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने राष्ट्र से लगाव है, तो ये क्या हुआ? हम की भावना हुई। और जब हम ये सोचते हैं कि वे जो राष्ट्र है, बाह्य समूह है, जो हमारी दृष्टि से तो दूसरे हैं, किंतु उनकी दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वे की भावना, उनमें भी हम की भावना होती है। तो इस तरीके से इसमें अंतः समूह जो बाह्य समूह होते हैं
उनमें हम की भावना होती है। और इस अवधारणा को समनर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे जानते हैं प्रकार्यात्मक आधार पर समूह का वर्गीकरण। प्रकार्यात्मक आधार पर समूह का वर्गीकरण। तो व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं के कारण समाज में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की कोई एक आवश्यकता होती नहीं है। व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, चिकित्सीय आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। और इसी प्रकार इन्हीं कारणों के कारण क्या होता है कि बहुत सारे समूह भी निर्मित होते चले जाते हैं, जैसे शैक्षणिक, व्यवसायिक, राजनैतिक, बौद्धिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक। अब मनोरंजनात्मक में तो जैसे क्लब वगैरह खुल गए हैं, जिम वगैरह खुल गए हैं, तो ये मनोरंजनात्मक समूह के अंतर्गत होते हैं। तो ये इस तरीके से ये समूह आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित होते रहते हैं। तो इसे प्रकारात्मक आधार पर समूह का वर्गीकरण माना गया है। अब हम जानते हैं आकांक्षा के आधार पर समूह का वर्गीकरण। आकांक्षा के आधार पर, तो इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना। आकांक्षा के आधार पर जो समूह बना वो कौन सा समूह बना है? संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना किसके द्वारा की गई है? आर.के. मॉर्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इन्होंने आकांक्षा के आधार पर अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में नए प्रकार के समूह की चर्चा की है, जिसे समाज शास्त्र में संदर्भ समूह के नाम से जाना जाता है। मॉर्टन ने सैमुअल स्टाफर की पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर के अध्ययन के आधार पर संदर्भ समूह की अवधारणा विकसित की। सैमुअल स्टाफर की जो पुस्तक है द अमेरिकन सोल्जर, इसमें दो प्रकार के समूह थे, यानी दो प्रकार के सेना थी, सैनिक प्रशिक्षण का कार्य यहाँ दिया जाता था। जो ये दो समूह थे, तो इन एक मुस्लिम संप्रदाय और एक मुस्लिम समूह था और एक हिंदू समूह था। तो इसमें ये पाया गया कि जो मुस्लिम समूह था उसमें हर प्रकार की सुविधा संपन्नता और हर प्रकार के मनोरंजनात्मक साधन उपलब्ध थे। तो इसमें ये बात मॉर्टन ने कही है कि जो ये संदर्भ समूह होते हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं कि वो हमसे अधिक जिनको माना जाता है, जिनको अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, वो संदर्भ समूह होते हैं। फिर है आगे घनिष्ठता के आधार पर समूह। तो जो घनिष्ठता के आधार पर समूह होते हैं वो कौन होते हैं? प्राथमिक समूह होते हैं। और इसी के साथ द्वितीयक समूह होते हैं। तो जो घनिष्ठता के आधार पर होते हैं वो प्राथमिक समूह होते हैं। इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वप्रथम C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में समूह का वर्गीकरण किया। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में C.H. कूले ने अपनी पुस्तक में समूह का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा बताई। कूले के अनुसार, ये देखो बहुत गलत प्रिंट हो गया। कूले के अनुसार जिन समूहों में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, कूले के अनुसार जिन समूहों में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा संबंधों की अवधि लंबी होती है, आकार सीमित होता है, वो क्या होते हैं? प्राथमिक समूह होते हैं। जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र, क्योंकि इनकी संख्या सीमित होती है। परिवार में 10-12 सदस्य हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और हमारा पड़ोस, हमारे मित्र भी संख्या में ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। और इनके जो इनसे हमारी अंतःक्रिया होती है, इनकी अवधि लंबी होती है। तो इस कारण ही कूले ने इसे प्राथमिक समूह कहा है। फिर हम जान लेते हैं द्वितीयक समूह के विषय में। तो द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं। इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है। कूले ने उन्हें द्वितीयक समूह कहा है। इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है, इनमें लगाव नहीं होता है, इनमें समीपता नहीं होती है, अपने स्वार्थवश ये एक दूसरे से कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक समूह की संख्या बहुत अधिक होती है। ज़्यादातर जो द्वितीयक समूह होते हैं वो संचार माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। इनकी संख्या
हजारों में, लाखों में हो सकती है। इनमें निकट संपर्क नहीं होता है। इसके इन समूहों में कोई माध्यम बनता है जिनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें हम द्वितीयक समूह कहते हैं। संचार में जैसे हमारा YouTube चैनल है, अब हम इस YouTube के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो द्वितीयक समूह में आते हैं। तो इस तरीके से ये द्वितीयक समूह होते हैं, इनमें आपसी संपर्क नहीं होता है, घनिष्ठता का अभाव होता है। फिर हम आगे जानते हैं, गिडिंग्स महोदय ने द्वितीयक समूह के विषय में कहा है कि द्वितीयक समूह सदस्य नियमित रूप से मिलते हैं, लेकिन उनके संबंध अवैयक्तिक होते हैं। समूह का आकार बड़ा होता है, एक समूह की संख्या हजारों और कभी कभी लाखों तक हो सकती है। द्वितीयक समूह निकट संपर्क से प्रभावित न होकर संचार आदि के माध्यम से प्रभावित होते हैं। फिर हम आगे जानते हैं, समूहों के कुछ अन्य वर्गीकरण भी हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। जैसे प्रादेशिक समूह एवं गैर प्रादेशिक समूह। ये से गैर और प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्क एवं बर्गेस के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया कि जो प्रादेशिक समूह होते हैं वो कौन होते हैं? जो हमारे गांव हैं, ये हमारे क्या है? प्रादेशिक समूह है। और जो गैर प्रादेशिक समूह होते हैं वो हमारे गांव से बाहर, हमारे देश से बाहर, हमारे प्रदेश से बाहर के समूह होते हैं। फिर उसके बाद है गैसेलसॉफ्ट एवं गेमिनसॉफ्ट। ये इसकी अवधारणा किसने दी है? एफ्टोनीज ने दी है, जिसमें इन्होंने गैसेलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट, जिस ग्रामीण समाज गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट शहरी समाज को कहा गया, यानी ग्रामीण समूह और शहरी समूह। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सामाजिक समूह के विषय में जाना। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।